हाल ही में केंद्र सरकार ने सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना के लिए 2614 करोड़ रुपए के निवेश को मंजूरी दी है। यह किस राज्य में स्थित है? जम्मू और कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, हिमाचल प्रदेश। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा डी, हिमाचल प्रदेश। केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश में सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना के लिए 2614.51 करोड़ रुपए निवेश को मंजूरी दी है। यह परियोजना जो बनाया जा रहा है सतलज नदी पे, सतलज नदी पर बनाया जाएगा और सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड के द्वारा यह बनाया जाएगा। 5 वर्षों में माना जा रहा है कि इसे कंप्लीट किया जाएगा। इसकी जो क्षमता होगी देख पा रहे हैं 382 मेगावाट। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ठीक है, द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने 5 जनवरी 2023 को किस देश में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी स्टार्टअप के विकास को बढ़ावा देने के लिए डैश डैश के साथ सहयोग की घोषणा की है? गूगल के साथ, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, अमेजन। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा बी, माइक्रोसॉफ्ट के साथ। इसरो ने देश में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की स्टार्टअप के विकास को बढ़ावा देने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ सहयोग की घोषणा की है। इस सहयोग के माध्यम से माना जा रहा है कि इसरो द्वारा चिन्हित स्पेस टेक स्टार्टअप को माइक्रोसॉफ्ट फॉर स्टार्टअप फाउंडर्स हब प्लेटफॉर्म पर ऑन बोर्ड यहाँ पे किया जाएगा। यह प्लेटफॉर्म स्टार्टअप को आइडिया से लेकर यूनिकॉर्न तक, देख रहे हैं ना, बड़े बड़े जो कंपनियां यहाँ पे यूनिकॉर्न तक उनकी यात्रा के हर चरण में यह सपोर्ट करता रहेगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट फॉर स्टार्टअप फाउंडर्स हब प्लेटफॉर्म। ठीक है, एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने अक्षय ऊर्जा आधारित बिजली परियोजनाओं के विकास के लिए नई दिल्ली में डैश डैश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ए, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने नई दिल्ली में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन निगम लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया हुआ है। इसका जो उद्देश्य है 24 घंटे अक्षय ऊर्जा की आपूर्ति के लिए, 24 घंटे अक्षय ऊर्जा की आपूर्ति के लिए नवीकरणीय ऊर्जा आधारित विद्युत परियोजनाओं के, ठीक है, विकास करना। इसे एमओयू को, ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इसे बोला जाता है। इस पर हस्ताक्षर के साथ जो यहाँ पे, ठीक है, एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी जो लिमिटेड है और उसके साथ कौन है यहाँ पे, हिंदुस्तान पेट्रोलियम जो कॉरपोरेशन जो लिमिटेड है, ठीक है, इन दोनों ने अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं को विकसित करने के लिए सहयोग करने और एक साथ काम करने की दिशा में पहला कदम उठाया है। काफ़ी अच्छी पहल है, ध्यान रखिएगा। सार्वजनिक उद्यम सर्वेक्षण 2021-22 के निष्कर्षों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सर्वेक्षण के अनुसार घाटे में चल रहा सीपीएसई का शुद्ध घाटा, अब सीपीएसई को लेकर आपको, ठीक है, कहीं परेशान होंगे, इसका होता है सीपीएसई। ठीक है, ध्यान से देखते चलिए। सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज। ठीक है, इसका मतलब सीधा सा यहाँ पे सीपीएसई का मतलब है कि सेंट्रल पब्लिक एंटरप्राइजेज, यानी केंद्र सरकार के सरकारी कंपनियों के शेयरों में क्या करती है, निवेश करती है। सरकारी कंपनियों के शेयरों में कौन करती है, केंद्र सरकार यहाँ पे निवेश करती है। ठीक है, तो सीपीएसई का शुद्ध घाटा जो वित्त वर्ष 2020-21 में 0.23 लाख करोड़ से घटकर वित्त वर्ष 2021-22 में 0.15 लाख करोड़ यहाँ पे हो गया, जो कि बिल्कुल ये क्या है, सही है। सर्वेक्षण के अनुसार 2021-22 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का शुद्ध जो लाभ है
15 पॉइंट, ठीक है, 50.87 से बढ़ के 2.49 लाख करोड़ रुपए यहाँ पे हो गया। ये भी बिल्कुल यहाँ पे सही है, ठीक है। तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सी। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का जो शुद्ध लाभ पिछले वित्त वर्ष में देखा जाए तो वहाँ पे 1.65 लाख करोड़ रुपए था, लाख करोड़ रुपए था, ठीक है। पिछले वर्ष यहाँ पे, पिछले जो वित्त वर्ष था उसकी बात की जा रही है। नेक्स्ट यहाँ पे जेलियांगरोंग समुदाय का गान नगाई उत्सव 4 जनवरी को जो किस राज्य में मनाया गया? तमिलनाडु में, राजस्थान, मिजोरम, उसके बाद है यहाँ पे मणिपुर। यहाँ पे करेक्ट उत्तर हो जाएगा डी, मणिपुर में। मणिपुर में 4 जनवरी को जेलियांगरोंग समुदाय का जो, ठीक है, कह सकते हैं कि गान नगाई उत्सव यहाँ पे मनाया गया। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यही है, ठीक है, गान नगाई फेस्टिवल। यह मणिपुर के प्रमुख त्योहारों में से एक है। यह फसल को कटने के बाद मनाया जाता है। यह वर्ष के अंत का प्रतीक है। त्योहार के समय जेलियांगरोंग समुदाय ईश्वर को अच्छी फसल की पेशकश करके अपना आभार प्रकट करते हैं। मुख्य सचिवों का पहला सम्मेलन जून 2022 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जून 2022 की यहाँ पे बात की जा रही है, ठीक है। तो देखिए जून 2022 में जो यहाँ पे किया जाएगा, जैसे ऑप्शन है धर्मशाला, इंदौर, उज्जैन, दिल्ली। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ए, धर्मशाला, ठीक है। धर्मशाला में यह इसका किया जाएगा, ठीक है। कब? जून 2022 में किया जाएगा। अभी देखा जाए, ठीक है, जनवरी महीने में, तो जनवरी महीने में पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा नई दिल्ली में मुख्य सचिवों के राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की। तो कब? दिल्ली में हुआ था यहाँ पे जनवरी में। जनवरी में तो पूछा जा सकता है कि जून में हुआ, कहाँ हुआ, जनवरी में कहाँ हुआ। तो जनवरी वाले को हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। इस वर्ष मुख्य सचिवों का राष्ट्रीय सम्मेलन 5 से 7 जनवरी के बीच यहाँ पे दिल्ली में आयोजित किया गया। 3 दिवसीय जो सम्मेलन का फोकस था राज्यों के साथ साझेदारी में तेजी से और निरंतर आर्थिक विकास हासिल करने पर था। DPIIT, DPIIT यहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखना है, डिपार्टमेंट ऑफ नहीं होता का फॉर होगा, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, ठीक है। उद्योगों के लिए वित्त पोषण स्रोतों को बढ़ाने के लिए एक नई औद्योगिक नीति पर काम कर रहा है। यह डैश डैश की औद्योगिक नीति का स्थान लेगी, ठीक है। तो 1993 है, 1995, 1991, 1996। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा सी, 1991। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि 1956 और 1991 के बाद से, 1991 के बाद से यह तीसरी औद्योगिक नीति होगी, नई औद्योगिक नीति। ध्यान रखिएगा, नई औद्योगिक नीति किसका स्थान लेगी? 1991 का यह स्थान लेगी, इसको ये रिप्लेस करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे जिसकी बात की जा रही है DPIIT की यहाँ पे बात की जा रही है। DPIIT उद्योगों के लिए वित्त पोषण स्रोतों को बढ़ाने के लिए एक नई औद्योगिक नीति पर काम कर रहा है। नई औद्योगिक जो नीति है किस पे आधारित होगी? आप गेस भी कर सकते हैं, मेक इन इंडिया को, ठीक है, मतलब कह सकते हैं ब्रांड को यहाँ पे बढ़ावा देगी। इसका उद्देश्य यही है कि कुछ नीतिगत उपायों के माध्यम से उद्योगों के मुद्दे और चुनौतियों का क्या करना, समाधान करना। जो भी उद्योग रिलेटेड जो भी यहाँ पे प्रॉब्लम है उसको, ठीक है, रिजॉल्व करना। नई औद्योगिक नीति का जो उद्देश्य है वन नेशन वन स्टैंडर्ड पर यहाँ पे ध्यान केंद्रित किया गया है। वन नेशन वन स्टैंडर्ड। विश्व युद्ध अनाथ दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? युद्ध अनाथों के लिए विश्व दिवस हर साल 6 जनवरी को मनाया जाता है। बिल्कुल सही है। यहाँ पे किसके लिए? जो युद्ध से होता है ना, जहाँ तहाँ युद्ध, जैसे सीरिया की बात कर ले हम लोग, अलग अलग देशों में जहाँ जहाँ हो रहा है, ठीक है। इस दिवस की स्थापना फ्रांसीसी संगठन SOS एनफेट्स एन डेट्रेस द्वारा यहाँ पे की गई थी। बिल्कुल ये सही है, करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सी। ध्यान रखिएगा सी, ठीक है।
तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ठीक है, 6 जनवरी को मनाया जाता है वर्ल्ड डे फॉर वार, ठीक है, ऑर्फन्स। यह उन बच्चों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है जो युद्ध के कारण यहाँ पे अनाथ हो गए हैं। वाहन स्क्रैपिंग नीति के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा यहाँ पे सही है? 11 राज्य संघ राज्य वाहन स्क्रैपिंग के लिए राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली से जुड़ चुके हैं। बिल्कुल सही है। यह 1 अप्रैल 2022 से प्रभावी है, भी बिल्कुल सही है। तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों। थोड़ा इसको हम लोग देखने का प्रयास करते क्या है ये। तो देखिए, सरकार द्वारा मार्च 2021 में, मार्च, ध्यान से देखते चलिए क्या है ये, ठीक है, मार्च 2021 में वाहन स्क्रैपिंग नीति की घोषणा की गई थी। केंद्रीय बजट 2021-22 में वाहन स्क्रैपिंग नीति की घोषणा की गई थी और 1 अप्रैल 2022 से इसे क्या कर दिया गया, प्रभावी भी कर दिया गया। इस नीति के तहत 51 लाख जो यहाँ पे LMB है, LMB मतलब हल्के मोटर जो वाहन है, शामिल होने का अनुमान है, जो 20 वर्ष से अधिक पुराने हैं, और अन्य जो 34 लाख, अन्य जो 34 लाख जो बचा हुआ है यहाँ पे, वो यहाँ पे लगभग 15 वर्ष से अधिक यहाँ पे पुराना है। तो काफ़ी देख पा रहे हैं यहाँ पे जो गाड़ियों की संख्या है बड़ी मात्रा में है, ठीक है। इसका यहाँ पे अब ऐसे अगर फेंक दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, कचरा हो जाएगा। खुद आप सोच के देखिए कितना अधिक कचरा निकलेगा यहाँ से। तो इसीलिए यहाँ पे इसको लाया गया है वाहन स्क्रैपिंग नीति, ठीक है। वाहन स्क्रैपिंग नीति के तहत वाहन स्क्रैपिंग बुनियादी ढांचे की स्थापना के लिए निवेश को ये प्रोत्साहन करेगी, और उसमें 11 राज्य संघ राज्य वाहन स्क्रैपिंग के लिए राष्ट्रीय जो एकल प्रणाली से यहाँ पे जुड़ भी चुके हैं, ठीक है। इसके अलावा देखा जाए तो 117 निवेशकों ने पंजीकृत अर्थात रजिस्ट्रेशन वाहन स्क्रैपिंग सुविधा में दिलचस्पी भी दिखाई दी है। तो कुल मिला के यहाँ पे क्या करना है, इन्वेस्टमेंट को यहाँ पे प्रोत्साहन देना है। Y20 देख पा रहे हैं, Y मतलब यूथ शिखर सम्मेलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह G20 नेताओं के एजेंडे पर चर्चा और बहस करने के लिए G20 देशों के युवा नेताओं को एक साथ लाने का कार्यक्रम है। युवा नेताओं को एक साथ लाने का कार्यक्रम है, बिल्कुल यहाँ पे सही है। भारत ने 2018 में पहली बार Y20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की, ये यहाँ पे गलत है। थोड़ा हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। देखिए, अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने Y20 शिखर सम्मेलन की थीम, लोगो और वेबसाइट यहाँ पे लॉन्च की। थीम जो यहाँ पे लोगो, ठीक है, वेबसाइट यहाँ पे लॉन्च किया गया। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री जो, ठीक है, अनुराग सिंह ठाकुर हैं, इन्होंने जनवरी में नई दिल्ली में Y20 सम्मेलन इंडिया के कर्टेन रेजर कार्यक्रम में यहाँ पे भाग लिया, ठीक है, और वहीं पे इन्होंने, ठीक है, बताया, घोषणा किया। भारत यह पहली बार अर्थात 2023 में पहली बार इस शिखर के सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। भारत के अध्यक्षता के दौरान जो भी, ठीक है, कह सकते हैं गतिविधियाँ है, वैश्विक युवा नेतृत्व को और साझेदारी पर यहाँ पे केंद्रित होगी। Y20 शिखर सम्मेलन G20 नेताओं के एजेंडे पर चर्चा और बहस करने के लिए G20 देशों के युवा नेताओं को एक साथ लाने का एक अच्छा खासा कार्यक्रम है। UGC ने विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में अपनी शाखाएं खोलने के लिए एक मसौदा तैयार किया है। मसौदे के अनुसार UGC द्वारा विदेशी संस्थान को भारत में एक परिसर स्थापित करने के लिए दी गई प्रारंभिक स्वीकृति कितने वर्षों के लिए होगी? 3 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा सी, 10 वर्षों के लिए होगी। UGC अर्थात यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में अपनी शाखाएं खोलने का मार्ग प्रशस्त करने के लिए एक मसौदा तैयार किया है, ताकि जो भी विदेशी विश्वविद्यालय है, ठीक है, भारत में अपनी ब्रांच खोल पाएँ। जैसे कि IIT की ब्रांच देखा जाए तो अफ्रीकन देशों में खुलने जा रही है। तो यहाँ पे UGC ने भारत में विदेशी उच्च शिक्षण संस्थानों के परिसरों की स्थापना और संचालन विनिमय 2023 का मसौदे को स्पष्ट किया है, जिसमें बताया गया है कि जो भी विभिन्न डिग्री हो गया, यहाँ पे आप लोग समझ लीजिए, जो भी यहाँ पे विभिन्न डिग्री हो गया, डिप्लोमा हो गया, प्रमाण पत्र हो गया,
प्रमाण पत्र कार्यक्रम, ठीक है, चलाने के लिए भारत में विदेशी विश्वविद्यालय संस्थानों के प्रवेश और कार्यवाही उनको विनियमित करेगा। यूजीसी विदेशी संस्थान को 2 साल के भीतर परिसर में स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी भी दे सकता है। शुरुआती जो मंजूरी दिया जाएगा कितने साल के लिए? 10 साल के लिए दिया जाएगा, और आगे चल के स्वाभाविक सी बात है, जब इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा तो उसको बढ़ाया भी जा सकता है, ठीक है, बढ़ाया ही जाएगा 10 साल के बाद से धीरे धीरे उसको। पश्चिमी बंगाल की सीएम ने गंगा सागर मेलों को राष्ट्रीय दर्जा देने की मांग की। मेला हर साल किस द्वीप पर आयोजित किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पे बन सकता है। जम्बू द्वीप, सागर द्वीप, हेनरी द्वीप, घोरमारा द्वीप। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा बी, सागर द्वीप पे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने फंड प्राप्त करने के लिए गंगा सागर मेला को राष्ट्रीय दर्जा देने की मांग की है। मेला पश्चिम बंगाल के दक्षिण का जो क्षेत्र है 24 परगना जिला, ये याद रखिएगा, 24 परगना जिले के सागर द्वीप में, जो ठीक है जनवरी में लगभग 8 से 17 जनवरी के बीच, 8 से 17 जनवरी के बीच आयोजित किया गया था। सागर द्वीप की बात करें तो कोलकाता के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी के महाद्वीपीय जो शेल्फ होता है, ठीक है, उसी पर स्थित गंगा डेल्टा में एक द्वीप है। यह सुंदरवन का हिस्सा है, सुंदरवन का हिस्सा है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं यही ये गंगा सागर मेला कितनी बड़ी मात्रा में यहाँ पे क्या हो रहा है, भीड़ लग रहा है। अब इसी मेले को यहाँ पे ठीक है मांग हो रहा है राष्ट्रीय दर्जा देने की। 4 जनवरी 2023 तक भारत में डैश डैश स्वदेशी पशुधन नस्लें हैं। 200, 158, 255, 212। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा डी, ठीक है, 212। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकता है। 2022 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो, अर्थात इसका मतलब होता है ICAR, और इसके अलावा कौन है इस पे? NBAGR, ठीक है, राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो ने यहाँ पे 3 नए मवेशियों को, जैसे कि यहाँ पे एक भैंस है, इसमें 3 बकरी है और 3 सुअर है, 3 सुअर है, ठीक है। इन 3 सुअरों सहित पशुधन प्रजातियों की 10 नई नस्लों को पंजीकृत किया हुआ है। इसके वजह से उनकी संख्या बढ़ के कितनी हो गई है? 212। नई जोड़ी गई जो नस्लें हैं बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जा सकता है। जैसे कि मवेशियों की जो नस्लें हैं, जैसे कि यहाँ पे हम लोग बात करें कथनी आपको देखने के लिए मिल जाएगा विदर्भ के क्षेत्र में। संचोरी हो जाएगा ये राजस्थान के क्षेत्र में। इसके अलावा और है मासिलम, ठीक है, ये देखने के लिए मिल जाएगा मेघालय में, ठीक है। मासेनरम से आप समझ सकते हैं, जहाँ पे दुनिया में सबसे अधिक वर्षा होती है, कह सकते हैं, ठीक है, मासेनरम, ठीक है, या फिर मासिलम भी इसे बोला जा रहा है। इसके अलावा भैंस की नस्लों को भी आप लोग देख लीजिए, क्या पता कहाँ से प्रश्न बना दे। भैंस की नस्ल, ठीक है, जैसे नंबर 1 है इसमें पूर्णा थाही, ठीक है, महाराष्ट्र का जो विदर्भ का क्षेत्र है वहाँ पे पाई जाती है भैंस की नस्ल। इसके अलावा एक और है यहाँ पे बकरी की नस्ल। इसमें कुछ नाम है जैसे कि सोजत, करौली, गुजरी। तो ये सारे जो बकरी के जो नस्ल हैं ये राजस्थान के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। एक और है यहाँ पे सुअर की नस्ल, जैसे कि बांदा झारखंड में। इसके अलावा मणिपुरी ब्लैक जैसे नाम से ही लग रहा है मणिपुर में ही। और यहाँ पे एक और हो जाएगा वाक चंबिल, ये हो जाएगा यहाँ पे मेघालय में।
मेघालय में, ठीक है। तो यहाँ पे प्रश्न बना सकता है कि देश देगा कि इनका संबंध किससे है, यहाँ पे किस नस्ल से है, ठीक है। तो एक बार आप नाम थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा, आसानी से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। या फिर हो सकता है कि मैचिंग टाइप का प्रश्न बना के दे दे। 5 जनवरी 2023 को उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने किस शहर में विश्व स्तरीय हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन किया है? राउरकेला, भुवनेश्वर, कटक, पुरी। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, राउरकेला। राउरकेला। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राउरकेला में विश्व स्तरीय हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन किया। स्टेडियम का जो नाम है, ठीक है, बिरसा मुंडा के नाम पे, बिरसा मुंडा, ठीक है, कह सकते हैं एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा के नाम पे रखा गया है। स्टेडियम का जो निर्माण हुआ है महज 15 महीने में 261 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। इस स्टेडियम के साथ उन्होंने हॉकी विश्व कप गांव का भी उद्घाटन किया, जिसमें आगामी हॉकी विश्व टीम, मतलब आगामी हॉकी विश्व कप की टीम रहेगी। गुजरात के राजकोट में पीएम मोदी की दिवंगत मां के नाम पर एक चेक डैम का नाम रखा गया है। पीएम मोदी की मां का नाम क्या है? बहुत आसान सवाल है, ठीक है। आनंदीबेन, हीराबा, इंदुमती, हीरामन। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बी, हीराबा, ठीक है। राजकोट जो शहर है गुजरात का, उसे के बाहरी इलाकों में देखेंगे तो 15 लाख रुपए की लागत से, 15 लाख रुपए की लागत से एक चेक डैम यहाँ पे बनाया जा रहा है, ठीक है। छोटा डैम है, प्रधानमंत्री की मां को श्रद्धांजलि के तौर पर, ठीक है, जो चेक डैम है, छोटा बांध है, इसी का नाम जो है यहाँ पे हीराबा स्मृति, हीराबा स्मृति सरोवर रखने का, स्मृति सरोवर रखने का फैसला किया गया है, क्योंकि इसे उनकी याद ही में बनाया जा रहा है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इसको जो बनाया जा रहा है गिर गंगा परिवार ट्रस्ट राजकोट, ठीक है, कलावाड़ रोड पर, ठीक है। एक गांव है वागदूदा गांव, एक नदी है जिस नदी का नाम है न्यारी नदी, ठीक है। न्यारी नदी के निचले हिस्से में इस बांध का निर्माण कराया जा रहा है। बांध की जो यहाँ पे, ठीक है, लंबाई है 400 फीट, 150 फीट चौड़ा है, ठीक है। यह आसपास के गांव में किसानों और पशुपालकों की मदद करेगा। आईएलओ द्वारा जारी एक रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आईएलओ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। रिपोर्ट का शीर्षक वर्किंग टाइम एंड वर्क लाइफ बैलेंस अराउंड द वर्ल्ड है। बिल्कुल सही है। यहाँ पे इस जो रिपोर्ट के अनुसार कम समय के काम और काम के बंटवारे के उपायों या नौकरियों को बनाए रखने के अन्य रूपों में कोविड-19 के दौरान काम की मात्रा को कम करने और नौकरियों को बचाने में मदद की थी। कम समय में काम और काम के बंटवारे के उपायों या नौकरियों को बनाए रखने में अन्य रूपों में कोविड-19 के दौरान काम की मात्रा को कम करने और नौकरियों को बचाने में मदद की थी, ठीक है, ये सही है। अब इसमें देखेंगे तो जैसे कि लचीला काम के घंटों से, जैसे कि कंपनियां, उद्योग और व्यक्तियों के काम के घंटे कम करने में मदद मिली कोविड में, सबको समझ में आ गया, ठीक है। महामारी से पहले ही यह एक प्रवृत्ति शुरू यहाँ पे हो गई थी। महामारी ने देखा जाए तो नए आर्थिक, यहाँ पे एक शब्द का जिक्र मिलता है जिसका नाम है बोटलनेक, ठीक है। बोटलनेक का मतलब होता है कि प्रगति को मंद करने वाले तत्व, खासकर उद्योग या, ठीक है, व्यापार वाले क्षेत्र में, जैसे कि कोविड-19 का ही हम लोग एग्जाम्पल ले लें, ठीक है। तो यहाँ पे इसको ध्यान रखिएगा, महामारी ने नए आर्थिक बोटलनेक वाले क्षेत्र, चाहे वो स्वास्थ्य सेवा हो, दवा उद्योग हो, इन सारे ही जगहों पे देखा जाए तो काम के घंटे, ठीक है, बढ़ाने पे पूरी तरीके से जोर दिया है कि नहीं, इस वर्किंग जो भी हेल्थ सेक्टर है। 11 फरवरी 2023 को भारत में ABBFI फार्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस कहाँ आयोजित की गई? हैदराबाद, चेन्नई, नोएडा, मुंबई। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ पे हो जाएगा हैदराबाद। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं भारत में पहली बार 11
फरवरी को हैदराबाद में आयोजित की गई। हैदराबाद में रेस फार्मूला ई के सीजन, जो सीजन कौन था यहाँ पे ध्यान रखिएगा, 9वीं सीजन था इसका, ठीक है, 9वीं सीजन था यहाँ पे, ठीक है। और रेस कौन थी, चौथी रेस थी। ट्रैक यहाँ पे बनाया गया था लगभग 2.8 किलोमीटर के आसपास। यह आयोजन जलवायु के अनुकूल था क्योंकि यह एक शुद्ध शून्य कार्बन खेल था, ठीक है। फ्रांस के जो जीन एरिक वर्गेर ने जो विजेता रहे हैं, जीन, यहाँ पे मैं नाम मेंशन कर दे रहा हूँ, जीन एरिक वर्गेन ने 2023 की चैंपियनशिप जीती हुई थी। तो कार देख पा रहे हैं यहाँ पे फार्मूला, ठीक है, जो रेस कार होता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रेलवे का सबसे लंबा स्वचालित ब्लॉक सिग्नलिंग खंड बन गया है? गांधीनगर मुंबई सेंट्रल खंड, दिल्ली देख पा रहे श्री माता वैष्णो देवी कटरा खंड, गाजियाबाद देख पा रहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय खंड, चेन्नई मैसूर खंड, ठीक है। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा सी, गाजियाबाद से सीधे पंडित दीनदयाल उपाध्याय खंड तक, ठीक है। भारतीय रेलवे का सबसे लंबा पूर्ण स्वचालित ब्लॉक सिग्नल बन गया है। इसी को बोला जाता है एबीएस, ठीक है, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम भी बोला जाता है। यह खंड देखा जाए तो काफ़ी इसकी दूरी अधिक है, 762 किलोमीटर यह लंबा है। प्रयागराज मंडल के सत्यनारायणी रुंधी फैजुल्लापुरा स्टेशन खंड में स्वचालित सिग्नलिंग प्रणाली के चालू होने के साथ ही यह पूरी तरीके से स्वचालित हो गया है, ठीक है। भारतीय रेल द्वारा मिशन मोड पर स्वचालित ब्लॉक सिग्नल शुरू किया जा रहा है। और एबीएस की बात करें तो एबीएस को 2022-23 के दौरान यहाँ पे 268 रूट किलोमीटर पर यहाँ पे चालू किया गया है। अभी भी इसको बढ़ाने की ज़रूरत है, जो मैं भी लगता है कि 2024-25 का जब बजट आएगा तो उसमें बढ़ेगा ही बढ़ेगा। भारतीय सेना ने अबेई UNISFA, इसका मतलब होता है अबेई एक जगह है, ठीक है, मैं आपको हिंट कर देता हूँ, सूडान में, ठीक है, सूडान में एक जगह है। और इसका मतलब है यहाँ पे यूनाइटेड नेशन इंटरिम सिक्योरिटी फोर्स किसके लिए यहाँ पे अबेई के लिए है। इसमें संयुक्त राष्ट्र मिशन में महिला शांति सैनिकों की अपनी सबसे बड़ी टुकड़ी को तैनात किया। अबेई क्षेत्र डैश डैश के बीच की सीमा पर स्थित है, मैंने बता ही दिया, देख पा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अबेई पता है कहाँ है तो आपको आसानी से टिक कर सकते हैं, सूडान में, ठीक है, दक्षिणी सूडान और यहाँ पे सूडान में, ठीक है, यही जगह है अबेई, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ संयुक्त राष्ट्र मिशन में महिला शांति सैनिकों की भारत की सबसे बड़ी एकल इकाई है। जब से भारत ने 2007 में लाइबेरिया में पहली बार महिलाओं की टुकड़ी को तैनात किया था, अब उसके बाद से लगातार कर रहा है भारत, ठीक है। भारतीय दल है जिसमें देखा जाए तो 2 अधिकारी और 25 अन्य रैंक यहाँ पे शामिल हैं। एक कह सकते हैं कि एंगेजमेंट प्लाटून का हिस्सा बनेगा, तो यहीं पे आके, ठीक है, काम करेंगे लोग। भारत की अपनी तरह का पहला समावेशी उत्सव पर्पल फेस्ट सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी 6 जनवरी 2023 को निम्नलिखित में से किस राज्य में शुरू हुआ? कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा, केरल। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे गोवा में शुरू हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देख पा रहे हैं पर्पल फेस्ट 2023, ठीक है, 6 जनवरी 2023 को शुरू हुआ है। इसका उद्देश्य क्या है? तो देखिए, यह दिखाना है कि कैसे हम सभी के लिए एक स्वागत योग्य और समावेशी दुनिया बनाने के लिए एक साथ आ सकते हैं। चूँकि गोवा है, टूरिस्ट प्लेस है यहाँ पे, ठीक है। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता जो मंत्री है, जिनका नाम है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने दिव्यांग जनों द्वारा उत्पादों की प्रदर्शनी का भी इनके द्वारा दौरा किया गया, ठीक है, यहाँ पे देख पा रहे हैं।